हेलो, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं रजनीश सर पॉलिटी की 7वीं क्लास प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं आज की पॉलिटी की क्लास। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? आप जानते हो किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है और ये एक ही आधार पर लगता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है उसके विफल हो जाने पर। तो सबसे ज्यादा बार जो लगा है इन ऑप्शन में से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें से किस पर लगा है? यूपी में सबसे ज्यादा बार लगा है और यूपी में 10 बार, सबसे ज्यादा बार 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहली बार पंजाब, इसको पहले पेप्सू बोलते थे, में 1951 में पहली बार। ठीक है भाई, 1951 में पेप्सू में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है। यूपी में सबसे ज्यादा बार 10 बार लगा है और इसके लिए आपके जो संसद से 2 महीने के अंदर अनुमति लेनी, अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है, जब वो अप्रूवल हो जाएगा और फिर 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में विधानमंडल है? देखिए, विधानमंडल उसे बोलेंगे, विधानमंडल उसे कहेंगे जैसे जिसमें 2 सदन हो। कुछ राज्यों में 2 सदन है और कुछ राज्यों में 1 सदन है। इसका जो पहला सदन है एक विधानसभा है और जो दूसरा सदन है वो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब विधान परिषद कितने राज्यों में है? केवल 6 राज्यों में है। अब कितने राज्यों में? 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी लेकिन जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गई है। अब केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो कितने राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो आपके 6 राज्यों के अंदर विधानमंडल के 2 सदन हैं। ठीक है, और विधानसभा आप जानते हो 28 राज्यों में और फिलहाल 2 केंद्र शासित प्रदेशों में और 1 जम्मू कश्मीर में विघटन की बात, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे इलेक्शन होने के बाद जम्मू कश्मीर में। बिहार में विधान परिषद सीट 75 है और किस राज्य में विधान परिषद सीट 75 है? मैंने आपको बताया है 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद आर्टिकल 171 में और विधान परिषद का गठन या समाप्ति आर्टिकल 169 में, आर्टिकल 169 में, अनुच्छेद 169 में। अब इसने पूछा है 6 राज्यों में विधान परिषद सीट, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
ये 6 राज्य ऐसे हो गए जिनमें विधान परिषद है। इनकी सीट यूपी में आपके 100 सीट, महाराष्ट्र में 78 सीट। पूछा है बिहार में विधान परिषद सीट 75 है, तो और किस राज्य में विधान परिषद सीट 75 है? तो आप कर्नाटक में निशान लगाओगे। कर्नाटक में विधान परिषद सीट 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 और आपके तेलंगाना में 40। तो इस प्रकार याद रखिएगा, विधान परिषद एक उच्च सदन है राज्य का और यह कभी भंग नहीं होता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा विधान परिषद सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? एससी की सीटें सर्वाधिक पूछा है विधानसभा में। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें अब यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में, यूपी में 88 सीट। कितनों में से? 403 में से। एससी की सीटें आरक्षित है 88 सीटें। इसके बाद अगर पूछे पश्चिम बंगाल में एससी की 59 सीटें आरक्षित है, कितनों में से? 294 सीटों में से। अगर उसने बिहार में पूछ लिया, बिहार में आपके आरक्षित सीटें हैं 48 सीटें आरक्षित है, कितनी सीटों में से? आपके 243 सीटों में से। अब तमिलनाडु में अगर एससी की सीटें आरक्षित पूछ ली तो 43 याद रखिएगा। देखिए मैंने सबका करा दिया है, अब पढ़ना ना पढ़ने का तरीका आप लोगों के ऊपर है, आप कैसे अप्लाई करते हो। सीट कितनी? 234 में से। अब वो आपका क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। यहां पर एक की जगह मैंने 3 ऑप्शंस जो फिल किए हैं उनमें से पहला ना पूछे, सबे पता है भाई। आप एक चीज और याद रखिएगा, एससी की सीटें, एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। और अगर प्रतिशत में पूछे तो पंजाब में एससी अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो ये चीज आप यूपी, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे आपके तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलते हैं। किस राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछला क्वेश्चन था अनुसूचित जाति के लिए, ये अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी की सीटें। अब यहां पर दिया है सर्वाधिक आरक्षित है किस राज्य में? अब देखो भाई, आप याद रखिएगा इनमें से एमपी में 72 सीटें आरक्षित। कितनों में से? एमपी में 230 सीटों में से, 230 सीटों में से आरक्षित है ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। और एमपी में ही एसटी जनसंख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक। अगर एसटी का प्रतिशत पूछे तो मिजोरम, प्रतिशत में मिजोरम। अब अगर दूसरे नंबर पे उसने पूछ लिया मेघालय, में 59, कितने में से? 60 में से।
नागालैंड में 59, कितने में से? 60 में से, 60 में से, याद रखिएगा। ठीक है। अब यूपी में एसटी की सीट कितनी? केवल एक, केवल एक, 403 में से, 403 में से केवल एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटें है। उत्तर प्रदेश में 403 में से केवल एक, और एससी की है 88, 403 में से एक, और बाकी आपके जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड आपका होगा, मेघालय यहां हो गया। विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षित सीटों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? किसी भी राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी की जो रिजर्व सीटें होती है उनका डाटा किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 330, 331, 332, 333। तो आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333। पूछा है विधानसभा में एससी और एसटी की सीट, आरक्षित सीटों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 332 में। इसका जवाब है आर्टिकल 332 में एससी और एसटी की सीटों का उल्लेख है विधानसभा की किसी भी राज्य के अंदर। और अगर उसने 330 में पूछ लिया लोकसभा में एससी एससी की सीटें, लोकसभा में एससी एसटी की सीटें, एसटी की सीटें। ठीक है भाई। अब एक बार फिर इसको 330 और 331 की, ठीक है भाई, लोकसभा में याद रखिएगा। एक बार फिर लोकसभा में, यह है विधानसभा में। ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट थे, समाप्त। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट थे राष्ट्रपति के द्वारा, समाप्त। 333 में एक एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन किसमें? विधानसभा में। ठीक है। ये इन 4 आर्टिकलों के बारे में बता दिया। इसका जवाब ये था। भारत के किस राज्य में पंचायती राज 4 स्तरीय था? आप जानते हो त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय है, और ये विचार बलवंत राय मेहता ने दिया था। लेकिन कहते हैं एक राज्य में पंचायत राज 4 स्तरीय, उस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल में पंचायती राज 4 स्तरीय, पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय। ठीक है। यूपी में 3 स्तरीय, 3 स्तरीय पंचायती राज। राजस्थान में 3 स्तरीय पंचायती राज। और यहाँ नागालैंड में पंचायती राज नहीं है, यानी पंचायतों का जो 1 स्तरीय नहीं है। यहाँ पर 1 स्तरीय जनजातीय परिषद, 1 स्तरीय जनजातीय परिषद का गठन किसके अंदर? नागालैंड के अंदर। तो ये आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत राज की बात। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पर है? आप जानते हो 25 हाई कोर्ट है। इन 25 हाई कोर्ट में से अमूमन ये तो याद रखिएगा
जिस राज्य का हाई कोर्ट उस राज्य की राजधानी में है वो तो इतना पूछेगा नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है जो उसकी राज्य की राजधानी में नहीं। तो राजस्थान का हाई कोर्ट, इसकी राजधानी जयपुर में नहीं है। राजस्थान का हाई कोर्ट है आपका किस के अंदर? जोधपुर के अंदर। राजस्थान का हाई कोर्ट है राजस्थान का जोधपुर में। और इसकी जो खंडपीठ है वो आपकी जयपुर में है। अब जैसा आप जानते हो अजमेर अर्णोराज सेकंड ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ पर एक सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में एक तो पुष्कर झील 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में, और शेख सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहीं पर अजमेर में। पोखरण जानते हो भारत में, ये राजस्थान में, चारों के चारों स्थान राजस्थान में। यहां पर भारत ने परमाणु परीक्षण 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। दो बार परमाणु परीक्षण किए हैं भारत ने यहां पर पोखरण में। ठीक है भाई, तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। भारत के कितने राज्यों के अपने हाई कोर्ट नहीं है? अभी मैंने बताया 25 हाई कोर्ट है। और इन 25 हाई कोर्ट में से आपको एक बात का पता है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। अब देखिए, हाई कोर्ट नहीं है किस राज्य का? अपना। एक तो गोवा का नहीं है। गोवा का हाई कोर्ट आप जानते हो मुंबई में है। एक मिजोरम का, एक नागालैंड का, एक अरुणाचल प्रदेश का। इन राज्यों के अपने हाई कोर्ट नहीं है। तो इन 3 राज्यों के जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है, असम में है, और इसका हाई कोर्ट मुंबई में है। अब पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट इन दोनों राज्यों के हैं, और इन दोनों राज्यों, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, तो इन दोनों के एक है। तो अगर इनकी बात करने लगे, 4 राज्यों के अपने हाई कोर्ट नहीं है। ये चीज क्लियर याद रखिएगा, इनका एक ही है और ये चंडीगढ़ में है। जिस प्रकार से आप पहले जानते थे, आंध्र प्रदेश का पहले हाई कोर्ट था, पार्टीशन हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट हैदराबाद में था। अब पार्टीशन हो जाने के बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बन गई
और आंध्र प्रदेश, इनको कहा गया है कि 10 साल तक इन दोनों का सेम वही रहेगा, लेकिन अब आंध्र प्रदेश का भी अपना हाई कोर्ट है और तेलंगाना का भी अपना हाई कोर्ट है, और पंजाब और हरियाणा का केवल एक है। इन 4 राज्यों के हाई कोर्ट अपने हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, जो किसी दूसरे राज्यों में है। भारत में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कहां पर और भारत में कब लागू हुआ? 15 जून 2005 को पारित हो गया और यह लागू हुआ 22 अक्टूबर 2005 को। बाईस अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार आया था और ये आपका लागू हुआ था भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस समय। और अब ये वर्तमान में जैसा कहा जाए, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। अक्टूबर 2005 में मुख्य सूचना आयुक्त पहला वजाहत हबीउल्लाह पहला मुख्य सूचना आयुक्त बना था। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है भाई, यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी, मतलब कौन सी नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, आप जानते हो, ये आईएएस, ये आईपीएस, ये आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और ये भारतीय डाक सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा जो केंद्र के नियंत्रण में रहती है, अखिल भारतीय सेवा, ये 3 है। ये पहले शुरुआत में थी, ये वाली अखिल भारतीय सेवा जोड़ी गई 1966 में, और अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 के तहत इनका गठन जो कर सकता है वो कौन? राज्यसभा कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। केंद्र सरकार के नियंत्रण में केंद्र सरकार ही इनकी नियुक्ति करेगी शुरुआत में, मतलब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, और ये सेवाएं देंगे राज्य सरकारों को। साझा सेवा है ये इनकी, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा। अगला क्वेश्चन, कैट का गठन किस अनुच्छेद में है? कैट, कैट नहीं, कैट, सेंट्रल
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट का गठन अनुच्छेद 323 के अंदर है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा से संबंधित विवाद यही सुलझाता है, इसका गठन 1985 में हुआ था और इसका जो प्रधान कार्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। 312 में अभी मैंने आपको बताया अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, 324 में निर्वाचन आयोग है और 326 में मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, ठीक है। तो कैट अनुच्छेद 323 कै। कौन सा मुख्य निर्वाचन आयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बना? ऑप्शन सुकुमार सेन, नगेंद्र सिंह, टीएन शेषन, एसवाई कुरैशी। तो इनमें से कौन सा निर्वाचन आयुक्त इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश बना? उसका नाम है नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह कब से कब तक? 1973 से 1988 तक। अब 1976 से 1979 तक उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उपाध्यक्ष थे और 1985 से 1988 तक यह मुख्य न्यायाधीश रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल एक बार में 9 साल के लिए होता है। 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, इनमें एक अध्यक्ष और बाकी आपके अन्य न्यायाधीश वगैरह होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट आप जानते हो द हेग में है। कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड। तो सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। नगेंद्र सिंह 1972 से 1973 तक मुख्य न्यायाधीश, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। टीएन शेषन ये 1950 से लेकर 1958 तक मुख्य न्यायाधीश सुकुमार सेन। टीएन शेषन 1990 से 1996 तक। और यहीं पर निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बन गया था और टीएन शेषन ने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा था बाद में। एसवाई कुरैशी ये क्या थे? ये पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहले मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त, मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। क्लियर? अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस समिति की सिफारिश पर हुई? पहले आप जानते हो मतदान की आयु शुरुआत में थी 21 वर्ष और 21 वर्ष से 18 वर्ष तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था और ये मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष हुई। तारकुंडे समिति। दिनेश गोस्वामी समिति ईवीएम,
इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाना। संथानम समिति ने कहा था कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए उम्मीदवार की, कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मतदान की आयु तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। किस समिति ने कौन से विचार दिए थे। 14 राज्यों का गठन किस अधिनियम के तहत, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे किस अधिनियम के तहत, और वो है आपका 7वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में आया था। 1956 में। और इसी अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता था। तो जवाब है इसका ये 12वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो आया था 1962 में, गोवा, दमन व दीव को यूटी बनाया गया। यूटी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया गोवा को 12वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 18वां संवैधानिक संशोधन किस सन में? 1966। पंजाब का विभाजन, पंजाब का विभाजन हरियाणा बनाया। पंजाब का विभाजन करके हरियाणा राज्य बनाया गया। हरियाणा राज्य बनाया गया। 17वां, कौन सा? 17वां राज्य हरियाणा बना 18वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक 15वीं भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा नहीं 15वीं भाषा जोड़ी गई। इसमें 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, सिंधी। और आप जानते हो यह सिंधी जोड़ी गई कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? 21वें जो आया था 1967 में। अगला क्वेश्चन, राजाओं के प्रिवी पर्स किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिए गए? प्रिवी पर्स होता था रियासतें, रियायतें, और जिसे बोलते हैं आर्थिक थैली बोलते थे, ठीक है। और विशेषाधिकार, प्रिवी पर्स व विशेषाधिकार। देशी रियासत जो राजा महाराजाओं को देश की आजादी के बाद भारत के संग में मिलाया गया, उन राजाओं को आर्थिक मदद करने की बात हुई थी। यह कहा था कि भाई तुम लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। तो वो आर्थिक मदद उनकी क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। और कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा कर दी गई? 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो कि किस सन में? 1971 में, इंदिरा गांधी के काल में समाप्त हो गई। अगला है इसके 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 500 से 525 से 545 की गई। 525 से 545 कर दी गई। और किस सन में? 1973 में कर दी गई। 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1975 में भारत का 22वां राज्य सिक्किम। 1975, 1956 में गोवा
को 1987 में भारत का कौन से नंबर का राज्य? 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया 56वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 61वां, 69वां, 70वां, 71वां? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, रीजनल एनसीआर का दर्जा दिल्ली को किस सन में? संवैधानिक संशोधन 69वां 1991। विधानसभा का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो आया था 1985 में। मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1989 में 85 में आपका हुआ था 52वां संवैधानिक संशोधन। 1989 में 18 वर्ष मतदान की कर दी गई थी राजीव गांधी के समय में। 70वें संवैधानिक संशोधन में जो कि आया 1992 में, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिए गए। 71वां संवैधानिक संशोधन में आपको क्या हुआ? संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषाएं कौन कौन सी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये 3 भाषाएं 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई और ये जो आया था 1992 में आया था। 1992 में यह संशोधन आया था। तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 76वां, 84वां, 86वां और 88वां। 69% आरक्षण तमिलनाडु में, यह नवी अनुसूची में विषय शामिल है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 76वां संशोधन द्वारा। जो 76वां संशोधन आया था ये 1994 में आया था और इसमें जो आरक्षण 69% अगर पूछे किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षण है 69%, वो आपको जवाब देना है तमिलनाडु में। 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 84वां संवैधानिक संशोधन आपको पता है आया था 2001 में और ये कहा था लोकसभा और विधानसभा की सीटें, लोकसभा विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी। कब तक नहीं बढ़ाई जाएगी? 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, अब वो यथावत रहेगी। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी जिनकी जनसंख्या अधिक होगी उसकी सीटें बढ़ जाएगी और जिसकी जनसंख्या कम होगी उसकी सीटें घट जाएगी। तो इसलिए इसको 2026 तक कोई इसमें संशोधन नहीं हो सकता। 86वां संशोधन आप जानते हो 2002 में आया था और आपको ये भी पता है इस संशोधन में क्या हुआ था। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो जोड़ा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए और 2010 में ये लागू हुआ। और 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य भी इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला ऑप्शन है 88वां। 88वां जो है आपका वो सेवा कर से संबंधित है। 2003 में
सेवा कर लगा दिया गया और ये 2003 में 88वां संशोधन सेवा कर सर्विस टैक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? आप जानते हो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं, और ये भाषाएं कितनी? 22 भाषाएं है। तो इसका मतलब 18 भाषा पहले थी, 18 में से जो 4 भाषा जोड़ी गई, यानी आपकी जो 22 भाषा हुई वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो वो जवाब है आपका 92वां संशोधन। इसके द्वारा ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये 4 भाषाएं BDMS जोड़ी गई और 92वां संशोधन जो कि आपका आया था 2003 में। 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो याद रखिएगा BDMS। अब 91वें संशोधन द्वारा क्या हुआ, जो कि 2003 में ही मंत्रिपरिषद की में सदस्य संख्या निर्धारित, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, यानी यह कह सकते हैं इसको आकार निश्चित कर दिया गया। आकार यानी इससे अधिक मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जा सकता। लोकसभा और विधानसभा की सीटों का 15%, लोकसभा विधानसभा जिसमें भी जितनी होगी उसका 15% से अधिक शामिल नहीं। यानी अगर मैं कहूं लोकसभा में जो आपके 543 सदस्य है उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता। जैसे यूपी की विधानसभा में 403 हैं, उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता। मंत्री फिर इतने ही व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं इस वाले संशोधन। और पहले 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल से संबंधित 1/3 सदस्य ही नया दल बना सकते थे। इसमें निर्धारित कर दिया 2/3 लोग अगर मिलके नई पार्टी बनाएंगे उसी को मान्यता दी जाएगी। इसमें इन दोनों में 91 में ये संशोधन हुआ। 96वें संशोधन में आप जानते हो क्या हुआ, जो भाषा उड़िया के स्थान पर, संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखी जाए। और 97वां संवैधानिक संशोधन आप याद रखिएगा, सहकारी समिति से संबंधित, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2000 किसमें 11 में 2011 में। दोनों के दोनों संशोधन इसी के द्वारा हुए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं पूरे के पूरे लेके सिर्फ आया कि एक ऑप्शन नहीं, 91वां, 92वां, 96वां, 97वां अमेंडमेंट, ये आपके इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है। इनको आपको अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बचा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पूछा गया है किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन 99वां, 100वां, 101वां, 102वां। तो याद रखिएगा जीएसटी 101वां संवैधानिक संशोधन, 101वां
संशोधन था और ये किस सन में था? 2016 में था। और आप जानते हो जीएसटी जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर इसको बिल विधेयक नंबर माना जाए तो विधेयक नंबर था 122 हुआ। देखिए बिल और विधेयक में डिफरेंसेस, बिल और एक्ट, जब कोई चीज संसद में पेश की जाती है तो उसे बिल बोलते हैं, और जब उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो एक्ट अधिनियम बन जाता है। तो पहले जो बिल पेश किया गया 122वां था, और जब ये कानून बन गया, अधिनियम बन गया, वो 101वां कानून बन गया। अब इसमें ऑप्शन आपके 99, 100 और 102 ये हो, और आप एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। 99वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आप जानते हो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने की बात हुई, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन करने की बात हुई कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति ये आयोग करेगा। और ये जो आया था ये 2014 में पीएम मोदी जब बने थे उस दौरान आया था। 99वां संवैधानिक संशोधन, पहले कॉलेज व्यवस्था पे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, लेकिन ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को कोर्ट ने अवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया। तो 99वां राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 100वां ये वाला आप जानते हो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण, और ये जो आया था आपका 2015 में आया था। 101वां आपको बता ही दिया। अब 102वां 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, ये 2018 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है अब वर्तमान में। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके पॉलिटी के लेके आया था। देखिए तरीका ये है और यही रहेगा, क्योंकि इस बात को मैं मानता हूं, आपका अपना सोचने का नजरिया है, मेरा अपना सोचने का नजरिया है। ये अभी आपके लिए कड़वी दवाई लगती होगी, लेकिन आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद आपको इस बात का पता लगेगा। ये पूरी पॉलिटी को मैंने कम टाइम में कुछ ही क्लासों में समेटा, और इससे बाहर सवाल जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके जो मैंने ऑप्शन ये डिफाइन की है, आप देखते होगा जीएसटी पूछा किस संशोधन के द्वारा, कहेगा जी ये लो जी बात खत्म। लेकिन यहां पर मैंने आपको ये बाकी ऑप्शन मैंने सेट करके 99 में क्या, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, संशोधन पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है, तब क्या करोगे? और आप लोगों की सोचे कि एक एक सवाल अलग अलग करके मैं 4 सवाल 5 सवाल को इकट्ठा एक जगह बांध दिया। ये जितने भी आप देखो पिछले 5-6 क्वेश्चन आपके इसी तरह के संशोधन से थे, और मैंने अमूमन सारे संशोधन अमन 42वां, 44वां, 52वां ये मैं आपको बता चुका हूं। ये जितने भी अमेंडमेंट थे ये सारे के सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट थे, और कोशिश मैंने ये की है कि आपकी पॉलिटी इससे बाहर नहीं जाएगी। देख पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, जब पूछने इतना तैयार कर लीजिएगा बहुत कुछ आपका मिल जाएगा। और जो बचेगा, जो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें ये है, तो अगर उसने पूछ लिया 100, चलिए उसने पूछ लिया आपसे 98वां, क्योंकि 97वां भी लिखवा दिया मैंने, और आपको 96वां भी लिखवा दिया, 92वां भी लिखवा दिया, तो अमेंडमेंट मैंने 90वां, 91वां, अमूमन मैंने अधिकतर सारे संशोधन करा दिए हैं।
उम्मीद करता हूँ लाइक एंड शेयर करने के लिए कि आपको क्लास पसंद आएगी। और देखो ये YouTube चैनल एक महासागर है ऑनलाइन का, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बैठे, वो मुझे इस बात का विश्वास है। कोई ना कोई बच्चा इस बात का होगा जो इस चीज़ को लाइक शेयर करेगा, जिसे लगेगा कि हाँ मैटर तुझे यहाँ पर इतनी मेहनत में, बस ये पढ़ लीजिएगा। आपका कंटिन्यूस जो पढ़ने का तरीका है वो लगातार कम टाइम में आप करते रहोगे, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आज की क्लास और आने वाले टाइम में देखता हूँ ऑनलाइन का और आपका लाइव का कोशिश करूँगा। ये आज की क्लास थी, तो क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।